मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर मोनोपोली। सो मोनोपोली है क्या चीज़? पहले मोनोपोली होता है एकाधिकार, जिसको हम हिंदी में कह लेते हैं। मोनोपोली वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम द मोनोपोलिन विच मीन्स एक्सक्लूसिव सेल, राइट। तो दैट इज़ कि प्योर मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पे एक सिंगल फर्म होगी, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा, और जो मोनोपोलिस्ट है, जो एक मोनोपोली के मार्केट में है, ही इज़ प्राइस मेकर। नाउ देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली में क्या है? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोली इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है, वही इंडस्ट्री है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नई फर्म की एंट्री नहीं होती है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। प्राइस मेकर, यहाँ पे जो है एक सेलर जो है, एक प्रोड्यूसर जो है, वो प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होता है, यहाँ पे प्राइस मेकर है। ठीक है। मोनोपोली के आपको एक दो एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। मोनोपोली में सबसे अच्छी एग्जांपल जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हम दे सकते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, एक स्टेट में एक ही जो है बोर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट, और कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। या फिर हम गैस एजेंसीज की भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 2-3 होती हैं, लेकिन जो चीज़ें सरकार के हाथ में है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस देयर इज़ मोनोपोली, राइट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, यानी किसी को कोई चार्ज कर सकता है प्राइसेस, किसी को कोई चार्ज कर सकता है, राइट। एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व, तो यहाँ पे सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे परफेक्ट कंपटीशन होता है, पर परफेक्ट कंपटीशन में एमसी कर्व इज़ अ सप्लाई कर्व, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है, दैट इज़ वाई सप्लाई कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड। मोनोपोलिस्ट साइमल्टेनियसली एग्जामिन्स डिमांड एंड कॉस्ट, राइट। तो MRMC दोनों को डिसाइड कर सकता है। ज़्यादातर वैसे क्या होता है कि या तो क्वांटिटी को डिसाइड कर सकता है मोनोपोलिस्ट, या फिर वो क्या कर सकता है, प्राइस को डिसाइड कर सकता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि MC इज़ द सप्लाई कर्व, देयरफॉर सप्लाई कर्व इज एब्सेंट हियर। नाउ कॉजेज ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर होती क्यों है? सबसे पहले कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल एंड ऑनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ट्रेन्स बंद पड़ी हैं। ट्रेन्स बंद पड़ी हैं, इस वजह से कोयला जो है थर्मल प्लांट्स तक नहीं पहुंच रहा है, राइट। अब कोयला नहीं पहुंच रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन इस सब प्रोसेस में आपने ये चीज़ देखी कि ये सरकार की चीज़ें हैं। लाइक रॉ मटेरियल क्या है? कोयला, ठीक है। या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में भी हम बात कर सकते हैं, कोयला है। प्रोडक्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंट्रोल किसके पास है? ये गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो रेलवेज किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। तो मोनोपोली पावर का सबसे पहला कॉज जो होता है कंट्रोल, कि कहाँ पे ऑनरशिप और कंट्रोल है। पेटेंट्स, अगर किसी ने पेटेंट्स करवाए हुए हैं तो फिर वही जो है पर्टिकुलर कंपनी उस चीज़ को बना सकती है, बाकी के उस चीज़ को नहीं बना सकते। टेक्निकल बैरियर्स, कई बार टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, लाइक कि अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तभी उसका बेनिफिट है, अदरवाइज उसका बेनिफिट होता नहीं है। तो इस वजह से जिसके पास वो टेक्निक है तो वो ही उस चीज़ को बनाएगा, बाकी नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी मोनोपोली अराइज होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पे कहीं रॉ मटेरियल में गवर्नमेंट का ऑनरशिप है, या फिर गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी है कि या इस सेक्टर में किसी और को नहीं आने देना है, तो वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। हिस्टोरिकल और एंट्री लैग, एंट्री लैग या हिस्टोरिकल लैग होता है जैसे कोई एक कंपनी है वो बहुत पहले से किसी बिजनेस में है, अब नई कंपनी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, उसको कम्पीट नहीं कर सकती। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और दो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, आगे बहुत अच्छा कर रही हैं सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन जो एक माइक्रोसॉफ्ट है बहुत पहले की कंपनी है, बहुत पहले आ गई है, तो उन्होंने जितने प्रॉफिट्स कमा लिए हैं या उनका जो एक आप कह सकते हो मुकाम है इस इंडस्ट्री में, बाकियों का नहीं होगा, राइट।
तो ये एक हिस्टोरिकल और एंट्री लैग हमेशा रहेगा। देन लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी और अनफेयर कंपटीशन। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, एंट्री को, बाकी फर्म्स की एंट्रीज को रोकने के लिए प्राइस बहुत कम रख देती हैं और नई फर्म उस प्राइस को मैच ही नहीं कर पाती हैं, तो नई फर्म्स आती ही नहीं है। देन कैपिटल साइज़, अगर बहुत बड़ा कैपिटल साइज़ चाहिए, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने जियो को निकाला, तो जियो बहुत ज़्यादा, आप देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जियो ने काफ़ी हद तक एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट कर ली कि हमारे पास ज़्यादातर जियो का जो है सिम है, जियो की सर्विसेज है, वी आर नॉट यूजिंग द सर्विसेज ऑफ एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, राइट। हम लोग जो हैं उनसे स्विच कर रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि रिलायंस के पास इतना कैपिटल साइज़ है, इतना बड़ा पूंजी है कि दे कैन टेक द चांस, दे कैन टेक द ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और उसको वो तब्दील कर सकते हैं अपने लिए, अपने फ़ायदे में, राइट। देन बिजनेस मर्जर, कई बार क्या होता है कि 2-3 फर्म्स है मार्केट में, वो मर्जिंग कर लेती हैं एंड मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो इसे कहते हैं मोनोपोली, राइट। फर्दर देख लेते हैं डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, ठीक है। तो सेम डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट आ जाता है एंड हेयर रेवेन्यू, अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट आ जाएगा, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो दिस इज़ ए आर एंड दिस इज़ एम आर, ठीक है। जो एम आर है वो पॉजिटिव, एम आर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए आर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे एम आर जो है ज़ीरो होता है, वहाँ पे टी आर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये एम आर और ए आर, ये दोनों जो हैं कर्व्स रहेंगी अंडर मोनोपोली, राइट। तो एक चीज़ और है कि अगर विद अ फॉल इन प्राइस बोथ ए आर एम आर, अगर प्राइस कम होता है ए आर एम आर दोनों ही फॉल करेंगे, लेकिन एम आर जो है वो ज़्यादा फॉल करेगा एज कंपेयर टू ए आर, राइट। ये हमने रेवेन्यू के चैप्टर में भी पढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, कॉस्ट कर्व्स जो है वो मोनोपोली के अंडर कैसी होएगी, यू शेप्ड होएगी, ठीक है। जैसे हम एसी बनाते थे, एमसी बनाते थे, यू शेप्ड वैसी ही रहेगी, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, इसमें दो अप्रोचेस हम करेंगे, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया था, टी आर एंड टी सी अप्रोच, ठीक है जी, एम आर एंड एम सी अप्रोच। जो टी आर टी सी अप्रोच है उसमें बिल्कुल सेम आपकी डायग्राम बनेगी, सेम सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ओ एक्स एक्सिस पे अगेन हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गई है टी आर, ये हमारे पास बन गई है टी सी, ठीक है। जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे आप प्रॉफिट्स को मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है जी। देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट है सबसे पहले, ये दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे जो है टी आर माइनस टी सी मैक्सिमम है, तो प्रॉफिट्स भी मैक्सिमम है, प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, ठीक है। यहाँ पे टी आर और टी सी आपस में बराबर है, हेयर भी टी आर इज इक्वल टू टी सी, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट्स दोनों जगह ज़ीरो हैं, राइट। तो पहले क्या है, टी आर बढ़ रहा है और फिर धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो गया है, तो टी सी जो है कम हो रहा है, कम होते 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 फिर बढ़ना स्टार्ट कर गया है। तो जहाँ पे ये दोनों मैक्सिमम होएंगे वहाँ पे प्रॉफिट्स भी मैक्सिमम होएंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या, कौन सा पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन पहले वाला जो पॉइंट है, इसके आगे अगर आप देखो तो टी सी इज़
ग्रेटर देन टी आर, तो टी सी कम होनी स्टार्ट हुई है, टी आर जो है बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी प्रोड्यूसर यहाँ तक नहीं रुकेगा, वो इधर से आगे चल के इस पॉइंट तक रुकेगा, इस पॉइंट तक, ब्रेक इवन पॉइंट तक, क्योंकि इससे आगे फिर से क्या हो जाएगा, टी सी इज़ ग्रेटर देन टी आर। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन होएगी वो इवन पॉइंट तक होएगी, या फिर ओ क्यू वन लिख लीजिए आप यहाँ पे, ओ क्यू वन तक पॉइंट तक होएगी, राइट। तो ये था हमारा टी आर टी सी अप्रोच। अब देख लेते हैं एम आर एम सी अप्रोच। तो एम आर एम सी में हमने क्या करना है, सेम यहाँ पे आउटपुट आ गया, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आ गया, तो ये रहा ए आर, ये रहा एम आर, ठीक है जी, इसको आप एम सी, ठीक है। तो ए आर, ये जो एम आर एम सी अप्रोच है, इसके दो हमारे पास कंडीशंस होते हैं, एम आर इज इक्वल टू एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा एम आर, ये रहा ए आर, ये एम सी, जहाँ पे एम सी एम आर को कट करके जाती है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और ए आर इज इक्वल टू प्राइस, जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के इक्वल होता है, राइट। तो अब हम देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली शॉर्ट पीरियड में और लॉन्ग पीरियड में, ठीक है। तो जो प्राइस डिटर्मिनेशन है अंडर शॉर्ट रन देख लेते हैं पहले। शॉर्ट रन में तीन चीज़ें हो सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉस, ठीक है। तीनों चीज़ें हो सकती हैं। पहले देख लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में हम अगेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, आउटपुट एंड देन रेवेन्यू, और यहाँ पे कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाया, ए आर, एवरेज रेवेन्यू, एम आर, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, एम सी। तो जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, जहाँ पे ये आ गया वहाँ पे ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इसको बनाइए ए सी को। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में पहले तो यही दो जो होती हैं हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद ए आर इज़ ग्रेटर देन ए सी, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो हम जो है यहाँ से एवरेज कॉस्ट के नीचे से ए सी बनाएंगे, ठीक है। तो ये अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये बन गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। दिस इज शेडेड पोर्शन शोज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, राइट, ठीक है। तो ये था हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अंडर मोनोपोली शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स में सबसे पहले आपके पास वही ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ये रहा ए आर, ये रहा एम आर, दिस इज़ योर एम सी, ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे आपके पास एम सी इज इक्वल टू एम आर है और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। ये रहा आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस, ये रहा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो अब उसके साथ साथ नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ ही से टच करता हुआ ए सी आप बनाएंगे। तो ये रहा आपका ए सी। तो ये आपके पास जो पॉइंट आ गया है इट शोज नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें
मिलेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिमम लॉस। ठीक है, तो मिनिमम लॉस में हमने क्या चीज़ देखनी है कि अगर शट डाउन पीरियड आ जाता है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो मिनिमम लॉस का भी देख लेते हैं। अगेन वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, AR MR MC इक्विलिब्रियम पॉइंट OP प्राइस OQ क्वांटिटी। ठीक है जी, अब लॉस है, लॉस का मतलब एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, लागत ज़्यादा है आगम कम है। देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट्स में क्या है कि AR इज इक्वल टू AC, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। मिनिमम लॉस में क्या है हमारे पास, जो कि AC इज ग्रेटर देन AR। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि AC को थोड़ा सा ऊपर बनाना है। लीजिए ये बन गई आपकी AC। तो MC को थोड़ा सा ऐसे बनाइए, AC को ऐसे बनाइए कि AC के जो है बीच में से निकल के जाए, इन बिटवीन जो मिनिमम पॉइंट है जो हमने कॉस्ट में किया था। अब ये देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, लॉस। ये क्या हो रहा है, लॉस। अब मिनिमम लॉस की हम बात कर रहे हैं या हम शट डाउन पॉइंट की बात करेंगे, तो वो किस पे होता है, क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो ये होता है कि हमारे पास शॉर्ट पीरियड में दो तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वन इज़ फिक्स्ड एंड वन इज़ वेरिएबल। तो कोई भी फर्म कहाँ तक लॉस बर्दाश्त करेगी, फिक्स्ड जो है पार्ट, लेकिन अगर वेरिएबल भी उसको पूरा नहीं मिलता है तो वो फिर शट डाउन पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और बनाएंगे हम, दैट इज़ AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट बन गया है, ठीक है, ये P जो प्राइस है कि अगर तो यहाँ तक प्राइजेस मिल रहे हैं दैट इज़ ओके, शॉर्ट पीरियड में तब भी प्रोडक्शन चलेगी। लेकिन अगर प्राइजेस इससे भी कम हो जाते हैं तो ये आ जाएगा शट डाउन पॉइंट, कि अगर इससे भी ज़्यादा प्राइजेस कम हो गए तो एक फर्म विल नॉट कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन, फर्म जो है प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगी, रेदर वो क्या करेगी, उसको डिसकंटिन्यू कर देगी। क्योंकि उसको देखिए शॉर्ट पीरियड में चाहे प्रोडक्शन कीजिए चाहे ना कीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो होना ही होना है। तो एक फर्म सोचती है रेदर हम शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन करते हैं, अगर सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के जितना, AVC और AC में क्या अंतर है, AFC, कि अगर तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के जितना लॉस हो रहा है तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट का भी जो है नुकसान होना स्टार्ट हो गया, अगर इस प्राइजेस से भी कम हो गए तो कोई भी फर्म जो है वेरिएबल कॉस्ट का लॉस बर्दाश्त नहीं करेगी, बियर नहीं करेगी, उसके बाद शट डाउन हो जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।